Hello, good morning, everyone. So today we are going to start Mundalsari economy. So we are going to start from the pillar one, that is money banking. As you can see, there are around 8 to 10 questions per year. So this section or this pillar becomes very important for the prelims. So without wasting any time, we are just going to start. So barter system and its disadvantages. हमें इसमें कोई डिटेल में नहीं चलाना है कि इसकी क्या क्या चैलेंजेस है. बार्टर सिस्टम मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने शुरुआत करी थी. बार्टर सिस्टम इज जस्ट लाइक कोई ए और बी पर्सन है. ए के पास टमाटर है, बी के पास ऑनियन है, तो वो जस्ट एक्सचेंज करेंगे. अगर उन्हें कोई ए को बी की कमोडिटी चाहिए, बी को ए की कमोडिटी चाहिए, तो वो जस्ट एक्सचेंज करेंगे अपने कमोडिटीज़ को. दैट इज़ ऑल अबाउट द बार्टर सिस्टम. मनी के फंक्शंस क्या क्या है? मनी के फंक्शंस है, प्राइमरी जो फंक्शंस है, मेजर ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यू को मेजर करता है. मीडियम एक्सचेंज को आप गुड्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है. सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी को. डेफर्ड पेमेंट्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. ईएमआई में आप जो पेमेंट करते हो वो डेफर्ड पेमेंट्स है. कंटिंजेंट फंक्शंस, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, ये किस पे रन करते हैं, इसके बेसिस किस बेसिस पे ये काम करते हैं? ये क्रेडिट पे ही तो काम करते हैं. क्रेडिट इज व्हाट? क्रेडिट इज मनी. एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल. लैंड, लेबर, कैपिटल जो है, इनके इसका एम्प्लॉइंग फैक्टर क्या है? मनी तो है. क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन. तो ये सिंपल से फंक्शंस है. आई गेस प्रीलिम्स में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए. आगे चलते हैं. यहाँ पर है कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है. यस, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसकी अंतर्भूत, यानी उसकी इनर वैल्यू. अगर ये मनी ना होता तब भी इसकी कोई वैल्यू होती. यस. मेटेलिक मनी, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है. यस. और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत किंग्स ने सबसे पहले सिल्वर टंका शुरुआत करी थी. शेरशाह सूरी रुपया सिल्वर कॉइन, और अकबर ने मुहर की शुरुआत करी थी. यहाँ पे ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फुल बॉडी कॉइन वर्सेस टोकन कॉइन्स. फुल बॉडीड कॉइन्स कौन से होते हैं? जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू. इसका मतलब क्या है? फुल बॉडीड कॉइन्स, मान लीजिए गुप्ता कोई कॉइन है, अगर इसको पिघला दे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू. लेकिन टोकन कॉइन क्या है? जैसे कि मॉडर्न कॉइन है, अगर हम इसको पिघला देंगे तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम ही होगी. तो ये फुल बॉडीड कॉइन नहीं है. जैसे कि यहाँ पे मॉडर्न इंडियन कॉइन्स आर टोकन कॉइन्स. लेकिन मॉडर्न इंडियन कॉइन्स में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मेटल्स के बने हैं. तो हमें याद रखना है कप्रो-निकल मेटल, कॉपर प्लस निकल. कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ द कॉइन्स. ये हमें याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा एक्ट है? कॉइनेज एक्ट 2011. आगे चलते हैं. ये सब पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो एक एक लाइन पढ़ने लग जाते हैं. हमें जस्ट वही पढ़ना है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. पेपर मनी. पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है. अगर इससे आगे चलते हैं. फियाट मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए. फियाट मनी किसे बोलेंगे? अगर ये टू कंडीशंस फुलफिल करता है साइमल्टेनियसली. पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर वैल्यू. आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि इट कैन मेजर वैल्यू. इट मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, और ये इशूड होना चाहिए. फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट कैन मेजर वैल्यू. सेकंड क्या है? इशूड बाय सम किंग, क्वीन और सेंट्रल बैंक. गवर्नमेंट इशूज ऑल कॉइन्स अप टू 1000 यूजिंग पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट. गवर्नमेंट्स सारे कॉइन्स इशू करता है 1000 तक. किसके अंडर? किस एक्ट के अंडर? कॉइनेज एक्ट 2011. लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना आपने, लेकिन जो ₹1 का नोट है वो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहीं किसी एग्जाम में मैंने देखा था
कि 1 का नोट कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। आरबीआई देखो, एक का नोट करेगा फाइनेंस सेक्रेटरी, लेकिन इसके अलावा जितने भी नोट्स होंगे वो आरबीआई इशू करेगा, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। लीगल टेंडर और फियाट मनी में डिफरेंस भी आपको अभी समझ आ जाएगा। लेकिन लीगल टेंडर होता क्या है? इसमें भी दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी ऑफ फियाट मनी। फियाट मनी की हमने कंडीशन पढ़ी थी, इट कैन मेजर वैल्यू, इट मस्ट बी इशूड बाय किंग क्वीन या कोई सेंट्रल एजेंसी। इसमें सेकंड कंडीशन अलग है, इट मस्ट बी लीगली वैलिड। तो डिफरेंस क्या है, हम एग्जाम्पल के तहत पढ़ेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं हम। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉइन, यस इट इज़, ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है। इट इज़ इशूड बाय सेंट्रल बैंक, यस इट इज़, आरबीआई इसको इशू करता है। इज़ इट अ फियाट मनी? यस, क्योंकि ए और बी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। तो क्या ये लीगली वैलिड है ट्रांजेक्शन के लिए? लीगली वैलिड किसके लिए? ट्रांजेक्शन के लिए, यस इट इज़। सो इट इज़ अ लीगल टेंडर। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जो फियाट मनी तो हो लेकिन लीगल टेंडर ना हो, यस। जैसे कि डिमोनेटाइज मनी, 500 और 1000 के नोट, आपको पता है कि फिजिकल कॉइन भी है, फिजिकल मेजर में भी है, और इशूड बाय सेंट्रल बैंक भी ने इशू करा है, और फियाट मनी भी है। लेकिन इज इट लीगली वैलिड फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर द प्रेजेंट टाइम? नो इट इज़ नॉट। सो इट्स नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। आगे चलते हैं, डॉलर युआन येन की बात करते हैं। यस इट इज़ इन अ फिजिकल फॉर्म इशूड बाय सेंट्रल बैंक, बट इट इज़ ओनली अ फियाट मनी। इट्स नॉट लीगली वैलिड इन इंडिया प्रेजेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, याद रखना ये बात। तो इट्स नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। येन और डॉलर यहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल, इसका क्या मतलब है आपको समझ आ जाएगा टाइम के साथ साथ। जिसको आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये फिजिकली फॉर्म में होते हैं? नहीं। यहाँ पर शेयर बॉन्ड्स, क्या ये फिजिकली फॉर्म में होते हैं? नहीं। तो शेयर बॉन्ड तो ना लीगल फियाट मनी है ना लीगल टेंडर है, और जी सैक भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो ये ना फियाट मनी है ना लीगल टेंडर है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे काम का नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो कि क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बिटकॉइन को भी आप देख सकते हो कि फिजिकली या वर्चुअल डिजिटल कॉइन है ये, लेकिन इशूड बाय सेंट्रल बैंक, नो इट्स नॉट। हाँ ये बात याद रखना, मनी विल बी सिमिलर लाइक सीबीडीसी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है। इसमें भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये भी लीगल टेंडर है। कोमेरेटेड कॉइन्स, ये किस तरह के कॉइन होते हैं? देखिए, कोई जैसे कि अटल जी का निधन हो गया था, तो उनको याद करने के लिए गवर्नमेंट ने इशू करे थे कोमोरेटिव कॉइन्स। यस दे आर फियाट मनी बट नॉट लीगल टेंडर। फियाट मनी क्यों है? क्योंकि ये ए और बी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मोनाल सर ने यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिए है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम कि आप एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ो और एक एक डायग्राम में अपना टाइम वेस्ट करो। देखो टाइम बहुत प्रीशियस है, हमें 1200 पेजेस करने हैं, और 1200 पेजेस तभी पॉसिबल है अगर हम ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई गेस आप समझो कि मेरी अगर मैं यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्किप करनी पड़ेगी, और कम से कम मैंने पीडीएफ से 15 से 20 बार पढ़ी है। और आप यू कैन रिलाई ऑन मी कि यहाँ पर जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो प्रीलिम्स में बहुत नेग्लिजिबल चांस है कि उसके प्रीलिम्स में आने के। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सेल्फ नोट्स बनाइए, या पीडीएफ में खुद से वो हाईलाइट कर सकते हैं आप, या इस पीडीएफ का सेशन होने, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर के बाद। तो लेट्स जस्ट स्टडी लिमिटेड लीगल टेंडर्स वर्सेस अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। मान लीजिए आप किसी गाड़ी को लेना चाहते हो, तो वहाँ पर रेसिपिएंट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट से बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है, ऐसे प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सो वी आर गोइंग टू कवर द MCQ also, which correctly describe the meaning of legal
टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी कौन सा होता है? द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉस टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। नो, ये अलग ही चीज़ होगी। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। यहाँ पे बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकती है, मेटेलिक मनी, लेकिन हमें पता है कि मेटेलिक मनी ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल टेंडर ही हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेटेलिक मनी लीगली वैलिड हो ट्रांजैक्शन के लिए। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, मनी विच अ क्रेडिटर इज इन कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन अ सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। क्रेडिटर कौन होता है? पैसे देने वाला। इस अंडर कंपल्शन, देखिए कोई पैसे अगर वापस उसे मिल रहे हैं, वो तो उस कंपल्शन में होगा क्रेडिट देने वाला कि उसे वो पैसे लेने ही पड़ेंगे इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि जो पैसे वो वापस लेगा वो तभी कंपल्शन में होगा अगर वो लीगल टेंडर्ड मनी होगी। आप समझ पा रहे इस बात को? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द India, minimum denomination coin acceptable for the transaction is 50 rupees. Yes, it is. Coins below 50 rupees is not a legal tender for payment. Yes, it is. Both statements are right. आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सब पढ़ने के लिए। RBI launched मनी एडिट नोट आइडेंटिफायर ऐप, मनी ऐप। देखिए, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च करी थी कि वो किस तरह से मनी के नोट आइडेंटिफाई करे। तो आपसे जस्ट ये पूछ सकता है कि मनी ऐप किसने लॉन्च करा है, तो आपको जस्ट RBI याद रखना है। वैसे भी मनी के सारे मैक्सिमम जो फंक्शंस है वो RBI के ही कंट्रोल में। अब नोट में आप देखते हो आपको लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। करेंसी नोट इज अ जीरो इंटरेस्ट एनोनिमस बियरर बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट। देखिए, करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट। आप RBI के पास ये जाके नहीं बोल सकते कि इसका इंटरेस्ट मुझे दो, इट्स अ जीरो इंटरेस्ट। इस करेंसी नोट और प्रॉमिसरी नोट, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एकेडमी बुक्स में यस लिखा है, नेगोशिएशन एक्ट में नो लिखा है। तो अगर आपको MCQ में पूछा जाए तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही ये बोलना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। डीमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, आपने डीमोनेटाइजेशन तो आपने सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट्स, जैसे कि 500, 500 और 2000 के 1000 के नोट्स जो थे वो डिमोनेटाइज कर लिए थे गवर्नमेंट ने। तो कौन करता है ये? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये नोटिफिकेशन डालता है कि हम डिमोनेटाइज करने वाले हैं स्पेसिफाइड बैंक नोट्स को। देखो, 2000 की नोट की जो बात कर रहा था मैं, 500 और 1000 के नोट तो डिमोनेटाइज्ड हुए थे, लेकिन 2000 के नोट विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन कंटिन्यूड एज लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या है कि हमें ये नोट बहुत जल्दी मार्केट से विड्रॉ करने हैं। यू कैन डिपॉजिट दिस नोट, यस, नो लिमिट। उसमें तो लिमिट थी 500 1000 में, इसमें तो आप जितना चाहे जल्दी चाहे तो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। देखो, इसमें एक्सचेंज 2000 नोट विद अदर नोट्स, 20,000 पर विजिट। देखो, एक्सचेंज में इसमें लिमिट है, डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है। ये ऐसे प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। क्यों विड्रॉ किया था इसको? क्योंकि टेम्परेरी, देखो 2000 के नोट्स लाए ही इसलिए किए थे कि टेम्परेरी मेजर टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ करेंसी। या आपको इंटरव्यू में कहीं पूछ लेंगे, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो आगे चलते हैं, चेक डिमांड ड्राफ्ट। देखो, सबसे पहले वाइसरॉय रिपन्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था। उसमें आप चेक डिसऑनर फॉर्जरी के बारे में बात करी गई थी। चेक होते क्या है? चेक में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉवर कौन होता है? सेंडर, जो चेक इशू कर रहा है। ड्रॉई कौन होता है? जो बैंक, जिसका रिस्पेक्टिव का वो बैंक, जो चेक होगा जिस बैंक का होगा वो ड्रॉई होगा, जो बैंक होगा। पेई कौन होगा? जिसे वो चेक मिल रहा है, रेसिपिएंट। इसमें 3 टाइप्स के चेक होते हैं। हमारे पेपर के लिए सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, स्टेल चेक,
स्टेल चेक क्या होता है, जिसमें टाइम लिमिट होगी कि ये चेक, जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे 3 महीनों में नहीं डाला तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्टेल चेक टाइम लिमिट होगी उसमें। पोस्ट डेटेड चेक इसका मतलब है कि किसी टाइम लिमिट के बाद ही, मान लीजिए यहाँ से एक महीने के बाद आज मैं चेक दे देता हूँ, लेकिन ये 1 महीने बाद वहाँ से रेसिपिएंट उसको विड्रॉ कर सकता है। एक कंडीशन लगी। ओपन बियरर चेक, नो क्रॉसिंग एनीवन कैन इनकर। देखो इसमें कोई रेसिपिएंट का नाम नहीं होगा, कोई भी जाके पैसे निकाल सकता है। IFSC कोड आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें कितने नंबर्स होते हैं? 11। MICR कोड, ये सब चेक्स में लिखे होते हैं, ये सब कोड उसमें मौजूद होते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें कितने होते हैं? 9 डिजिट्स कोड। तो वैसा प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, आपको बस चेक के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती है और किस टाइप के, कौन से इसके टाइप्स हैं। डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट मीन्स जब किसी इंसान के पास अनसफिशिएंट बैंक बैलेंस होगा तो वो एज अ लोन वो अपने बैंक से पैसे निकाल सकता है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट भी इसी तरह से ओवरड्राफ्ट की तरह एक PM जन धन अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मौजूद थी। बेसिकली इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंस लोन। लेकिन क्या इसे हम लोन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लोन क्या होता है? लॉन्गर टर्म के लिए होता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट क्या है? देखो डिमांड ड्राफ्ट को हम समझेंगे इस डायग्राम से। देखो एक स्टूडेंट है यहाँ पे, उसे कॉलेज की फ़ीस जमा करानी है, तो इतने सारे पैसे एक साथ लेके जाएगा नहीं, वो जाएगा सबसे पहले किसी बैंक के पास। बैंक के पास वो पैसे जमा करवा देगा। तो बैंक क्या करेगा? बैंक इशू करेगा डिमांड ड्राफ्ट टू द स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट वही डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज के ओनर को दे देगा। तो कॉलेज का जो ओनर होगा वो उस डिमांड ड्राफ्ट को डिपॉजिट करेगा बैंक में, ताकि वो पैसे ले सके। तो बेसिकली आपने पैसे डायरेक्ट नहीं दिए, बैंक के थ्रू आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, तब वो जाके कहीं पे सबमिट करा रेसिपिएंट के पास। तो इट्स ऑल अबाउट द डिमांड ड्राफ्ट। देखो चेक में कौन सा सिस्टम होता है? NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म होता है। इसका क्या मतलब हम डायग्राम से ही समझेंगे। ये सबको पता है, मृणाल सर रोमन सैनी सर के अन अकेडमी के अंडर काम करते। मान लीजिए रोमन सैनी ने मृणाल सर को चेक दिया और मृणाल सर ने वो चेक डिपॉजिट करा उनके ओन बैंक में। तो क्या होगा यहाँ पे? आप समझिए कि मृणाल सर का बैंक है SBI का और रोमन सैनी सर का बैंक है एक्सिस का। तो जब वो मृणाल सर अपना चेक डिपॉजिट करेंगे SBI में, तो SBI क्या करेगा कि स्कैंड इमेज भेजेगा एक्सिस बैंक को, और वहाँ से एक्सिस बैंक मनी को रिलीज़ करेगा। तो बेसिकली इट्स अबाउट सेंडिंग स्कैंड इमेज ऑनलाइन। तो दिस इज़ कॉल्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जहाँ पे SBI ने अपने स्कैंड चेक को सेंड करा सेंडर के बैंक को। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या होगा? पॉजिटिव पे यहाँ पे मृणाल सर की जो चेक की इमेज थी वो तो SBI ने भेज दी, लेकिन यहाँ से मृणाल सर खुद से एक फ़ोटो भी भेजेंगे अपने चेक का, तो वो मैच करेंगे। जो मृणाल सर ने चेक की जो फ़ोटो भेजी है और रोमन सैनी सर ने जो फ़ोटो भेजी है वो मैच हो रही है या नहीं, तो उस मैकेनिज़्म को क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म। तो बेसिकली ये सिमिलर जैसे है, और आपको ऐसा कोई पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेक NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। यू कैन सी हियर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTS इज़ फास्टर सेंडिंग स्कैंड इमेज ऑनलाइन। यहाँ पे देखो आपने SBI ने जो यहाँ पे चेक की स्कैंड इमेज भेजी थी एक्सिस सेंडर के बैंक को। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इफ नल या रेसिपिएंट मैनिपुलेटेड द चेक, सेंडर विल बी प्रोटेक्टेड। देखो यहाँ पे अगर मृणाल सर ने कोई हेरा फेरी करी होगी, 10 लाख का 1 करोड़ कर दिया होगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा सेंडर के बैंक को कि दोनों इमेजेस मैच कर रही है या नहीं कर रही है, जो वहाँ पे रोमन सैनी ने भेजी थी। सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। आगे चलते हैं। देखो पहले क्या होता था यहाँ पे, पहले 1 से 2 दिन लगते थे कि ये CTS की साइकिल को, दिस वॉज कॉल्ड T+1 साइकिल। लेकिन अब सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है, तो इस फास्ट सिस्टम को हम ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट बोलते हैं। कोई डिटेल में से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007
empowers RBI to regulate कार्ड पेमेंट ई पेमेंट। देखो मैंने पहले भी बताया था कि मनी से रिलेटेड जितने भी पावर्स है मैक्सिमम RBI के पास ही है। बस आपको याद रखना है एक्ट का नाम 2007 में आया था। आगे चलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS क्या है? CBS एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है फॉर सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। और उन्होंने एग्जांपल क्या है इसका? ई कुबेर जो RBI का है। तो यहाँ पे MCQ भी पूछा था, PYQ में आया था 2016 में। व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच enables कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर ओपन देयर अकाउंट्स। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही लग रही है कि इट इज़ बेसिकली नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस। सेकंड में जाते हैं, इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स। देखो RBI को कोई कंट्रोल नहीं करना है, ऐसा कुछ उसका मतलब ही नहीं है। ऑप्शन 3, it is detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank। ऐसा भी कुछ फंक्शन नहीं था इसमें, जस्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेफ्ट वर्सेस RTGS वर्सेस IMPS। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे स्किप कर लेते हैं। इस साल अगर आप प्रीलिम्स की बात देखो तो इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, डायरेक्टली। आपको याद रखना है CPS सिस्टम, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम किसका है? RBI का, जो है RTGS और नेफ्ट। लेकिन NPCI का क्या है? IMPS। इसकी क्या फुल फॉर्म है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। देखो पैसे ट्रांसफ़र करने के ये सारे मैकेनिज़्म है, एक दो RBI के हैं, एक NPCI का है। RTGS और नेफ्ट किसके है? RBI के। और IMPS किसका है? NPCI का। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है हम शॉर्ट में बिल्कुल क्रिस्प पढ़ेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसफ़र अमाउंट कितना होता है। देखो RTGS एक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए होता है जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मिनिमम 2 लाख से लेकर मैक्सिमम 2000 करोड़ तक होता है SBI का लिमिट के हिसाब से। तो देखिए 2 लाख से 2000 करोड़ तक। नेफ्ट में कितना होगा? नेफ्ट में होगा अप टू 10 लाख। नेफ्ट में 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। NPCI में कितना कर सकते हैं? जो IMPS सिस्टम है, सर्विस है, 1 से 5 लाख तक। टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं? देखो RTGS में तो बिजनेस में नहीं होगी इतनी ज़्यादा अमाउंट मनी सेंड ट्रांसफ़र करना है। लेकिन नेफ्ट और IMPS हम ऑर्डिनरी रिटेल कंज्यूमर आप कस्टमर्स भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जनता, आम जनता के लिए सब है। सेटलमेंट मैकेनिज़्म, देखो इसमें सेटलमेंट एकदम से पैसा सेंड हो जाता है RTGS में। नेफ्ट में इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स और NPCI का IMPS में इंस्टेंट। आपको लग रहा होगा ये सब क्या इंपॉर्टेंट है? यस इट इज़। इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने इंटरवल में क्या इमीडिएटली होता है या नहीं। आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन भी। टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग होती है 24/7। हाँ, सबकी टाइमिंग 24/7 ही होगी यहाँ पे। फीस इसमें शुरू के दो जो RBI के सिस्टम है RTGS और नेफ्ट, उसमें कोई फ़ी नहीं होगी। पहले होती थी लेकिन अब कोई फ़ी नहीं होती है। लेकिन IMPS में फ़ी और GST है। तो इसको कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है ऐसी फैसिलिटी को? RBI की जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है उसको नॉन बैंक एंटिटीज़ NBFCs की भी दे सकते हैं। और वहाँ पर IMPS को कौन दे सकता है? बैंक्स, PPI, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल वॉलेट कंपनीज लाइक फ़ोनपे वगैरह, ये सब फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, LPSS लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो ये सिस्टम लाया था RBI ने, RBI's इमरजेंसी बैकअप अल्टरनेटिव। देखो जब कोई वॉर वगैरह हो जाएगी तब RBI वगैरह कैसे अपना काम करेगा, तो वो दिस इज़ ऑल अबाउट LPSS, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बस आपको ये याद रखना है कि RBI का ये इनिशिएटिव है, आई मीन सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये किस रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इट इज़ नॉट एनी एग्जीक्यूटिव और स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको याद रखना है ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ओरिजिनली इट वाज फाउंडेड बाय 10 बैंक्स, 10 बैंक थे, उन्होंने ये स्टार्ट करा था NPCI। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बैंक्स।
देखो इसकी यूपीआई की जो भीम ऐप थी वो एनपीसीआई की थी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूज़ की गई थी। आगे चलते हैं, इसमें पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया था, इन इंडिया आरटीजीएस एंड नेफ्ट पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एनपीसीआई। अभी आपने पढ़ा था कि ये सब सिस्टम किसके है, आरबीआई के। ये क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, एनपीसीआई इज एंड इंटायरली प्रमोटेड बाय द बैंक्स, या इट इज़। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि इसको फाउंड किसने करा था, 10 बैंक ने, 10 बैंक्स थे जो। एनपीसीआई में चलते हैं, इसके अंतर्गत यूपीआई एक सिस्टम होता है। यूपीआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी है यूपीआई फॉर बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट एप्स फॉर बेस्ड ऑन द आईएमपीएस। इसका क्या मतलब, यूपीआई डिजिटल पेमेंट एप्स को बनाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है यूपीआई। इसमें क्यूआर स्कैन, आप डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट स्टोरिंग मनी इन वॉलेट। एज यू कैन सी फ़ोन पे में वॉलेट में भी पैसा रख सकते हो, इसमें डायरेक्टली आप पैसा सेंड कर सकते हो यूपीआई सिस्टम में। इसमें ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते हैं, पुश ट्रांजैक्शन एंड पुल ट्रांजैक्शन। पुश ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप घर वालों को पैसा भेज रहे हो तो पुश ट्रांजैक्शन आपने खुद से करे। पुल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि मंथली डिडक्शन, लाइक एज यू कैन से इन ईएमआई भी एक तरह से पुल ट्रांजैक्शन है। यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, देखिए ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख जो पर डे है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन लिमिट है। लेकिन मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज, टैक्स पेमेंट के लिए 5 लाख तक हो सकती है। कुछ स्पेशल कोई काम होगा तो उसके लिए 5 लाख भी हो सकता है। यही हमने अभी पढ़ा था, पुश ट्रांजैक्शन या पुल ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, हम पहले कवर कर चुके हैं। फिर यूपीआई में 1 2 3 पेमेंट फॉर द फीचर्स फ़ोन। देखो कई सबके पास एक तरह के फ़ोन, स्मार्टफोन्स तो होते नहीं है, तो फीचर फ़ोन्स के लिए भी ये फैसिलिटी थी। आरबीआई ने इसको लॉन्च करा था 13 पे विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई। किसने लॉन्च करा था, आरबीआई ने। बेसिकली ये कोड हम डायल करेंगे 99 हैश, एज यू कैन सी ओवर हेयर। तो ये किस तरह का सिस्टम था, ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आपको वॉइस के तहत हेल्प मिलेगी। यूएसएसडी फीचर था इसमें, और ये किस वेव्स को, साउंड वेव्स को यूज़ करता था फॉर द कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एज यू कैन सी डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस और यूपीआई का शेयर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। देखो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि वैसे जनरली बोलते हैं कि स्टेडली इंक्रीज जहाँ पे हो गलत होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए कि लास्ट फ्यू कपल ऑफ ईयर्स में डिजिटल ट्रांजैक्शंस स्टेडली इंक्रीज हुआ है, तो हाँ ये स्टेडली इंक्रीज ही हो रहा है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि हर साल डिजिटल ट्रांजैक्शंस स्टेडली इंक्रीज ही होंगे, और यूपीआई का शेयर इसमें स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। यूपीआई लाइट क्या है, ये डिजिटल वॉलेट की तरह है। ये कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए इतना। यहाँ पे है यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो इसमें ये होता है कि देखो पैसे सेंड करने वाला सेंडर, उसका अगर सर्वर डाउन है तब भी वो पेमेंट कर सकता है यूपीआई लाइट में। यस ही कैन, बट इट नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। यूपीआई लाइट एक्स में भी सिमिलर फंक्शन है कि सेंडर्स का बैंक सर्वर डाउन है तब भी वो सेंड कर सकता है, बट इट डज नॉट नीड एनी इंटरनेट। बस आपको इतना याद रखना है कि एक में इंटरनेट चाहिए, दूसरे में इंटरनेट नहीं चाहिए। तो वो किस टेक्नोलॉजी के तहत करेगा, एनएफसी। देखो मोबाइल में भी एनएफसी, जब मोबाइल बहुत नज़दीक लाते हैं तब जाके वो पेमेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी का यहाँ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं होगा। कन्वर्सेशनल पेमेंट्स इन यूपीआई, यूपीआई में भी एआई के तहत, जैसे आपको पता है एआई में इतनी एडवांस्ड हो रही है, तो कन्वर्सेशन भी एक हो सकती है। किसको हेल्प करेगी, बेसिकली ये ब्लाइंड पीपल को ही हेल्प करेगी। प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन, बेसिकली इट्स लाइक ओवरड्राफ्ट सिस्टम, कि जहाँ पर बैंकर ना अपने अकाउंट होल्डर को बोलेगा कि आप एक प्री डिटर्मिंड अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर सकते हो विदाउट अप्लाइंग फॉर द लोन। देखो इसमें नॉर्मल लोन में क्या होता है, लेंथी पेपर वर्क वगैरह होता है, आपको कोलेट्रल भी रिक्वायर करने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। लेकिन प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन में पहले ही आपको बैंक बोल देगा कि आप इतना से लोन ले सकते हो विदाउट अप्लाइंग फॉर एनी लोन
It's kind of loan, but it is not a loan इन टेक्निकल टर्म्स। इसमें कोई भी कोलैटरल नहीं आपको जमा कराना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ओवरड्राफ्ट, जैसे मैं आपने बोला भी था कि ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट कार्ड है। आरबीआई लॉक्ड प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू यूपीआई। यूपीआई के लिए भी ये फैसिलिटी है, आपको बस ये याद रखना चाहिए। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डस यूपीआई हैव द ओवरड्राफ्ट, किसी स्टेटमेंट में आपको दे देगा, तो आपको याद चाहिए कि हाँ, ये भी यूपीआई भी ये फैसिलिटी देता है। यूपीआई में कौन सा सिस्टम है आगे? यूपीआई एक नया सिस्टम भी है इसमें, बाय नाउ पे लेटर फॉर्मेट ऑफ शॉपिंग। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे कोई कस्टमर है, वो अभी बाय करेगा, पे लेटर कर देगा, इस काइंड ऑफ फॉर्मेट। लेकिन अब बाद में उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यूपीआई से ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं काइंड ऑफ। यूपीआई इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाले मोबाइल ऐप के से आप पैसा निकाल सको, ये फैसिलिटी यूपीआई दे रहा है। कार्डलेस ट्रांजैक्शन है बेसिकली, किसके यूपीआई बेस्ड ऐप के तहत आप विदाउट एनी एटीएम भी पैसा निकाल सकते हो। तो इसका क्या हेल्प होगी? इसका ये मतलब है कि आप कार्ड क्लोनिंग नहीं हो सकती, कोई कार्ड जैसे कि ना कोई स्कैम वगैरह आपके साथ होंगे। तो इसके लिए यूपीआई ये फंक्शन लाई है। क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडरिंग मशीन यूजिंग यूपीआई। देखो, आपको पता है कि वेंडरिंग मशीन क्या होती है, आप उसमें कॉइन डालते थे। अब आपको वहाँ पे क्यूआर मिलेगा, आप डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट कर सकते हो मोबाइल से। आपको फिजिकली कोई करेंसी को साथ लेके के चलने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दिस यूपीआई इज प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज़। यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट मशीन्स, आपको यूपीआई ऐप से वो कर सकते हो। यूपीआई फॉर कार्डलेस ट्रांजेक्शन, कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको यूपीआई ऐप से कर सकते हो आप। देखो, एनपीसीआई का जो यूपीआई भीम है उसके बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कब आया था ये? 2016 में। ये नॉन स्मार्टफोन्स में भी यूज़, हमने पहले भी पढ़ा था ये 99 #USSD। बैंक टू बैंक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के तहत आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है? देखो, इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ पे है वेरिफिकेशन सिस्टम कितने लेवल पे होता है। लेकिन ये बताया था इंडियन एक्सप्रेस में कि 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट एनपीसीआई की वेबसाइट आप देखोगे तो वहाँ पे 2 फैक्टर लिखा है। तो हमें अगर एमसीक्यू में पूछे तो हम 2 फैक्टर के साथ ही जाएंगे जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड में लिखा हुआ है। योर मनी इज़ नॉट स्टोर्ड इन वॉलेट। तो बेसिकली ये वॉलेट में नहीं होता है, आपके बैंक में ही आपका ये पैसा रहेगा। नो कार्ड्स इन्वॉल्व्ड, सो नो एमडीआर और सच चार्जेस। देखो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कोई भी फीस नहीं होती, आपको बस ये याद रखना है। जो कुछ टर्म्स है जैसे कि यहाँ पे एमडीआर था, हम बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एनपीसीआई में है क्या आगे है? रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे। देखो, कोई मैकेनिज़्म तो होगा जो वो ये पैसे की ट्रांजैक्शन को चला रहा होगा। देखो, पैसा कैसे सेंड होता है? बेसिकली ये नेटवर्क्स है जो आपके क्रेडिट नेटवर्क को मेंटेन करते हैं। ये 3 चैनल में वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल या ऑनलाइन पोर्टल। जो आपका बेसिकली जो कार्ड है वो एटीएम में भी यूज़ हो सकता है। पॉइंट ऑफ सेल जो दुकानदार अपने पास जो पीओएस रखते हैं, कार्ड रीडर मशीन भी बोलते हैं हम उसे, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि अमेजोन वगैरह में भी आप वो कार्ड यूज़ कर सकते हो। रुपे डेबिट कार्ड इज़ गिवन फ्री विद पीएम जनधन बैंक अकाउंट। ओके। प्रेजेंटली रुपे इज़ नॉट हैविंग द वाइडेस्ट रीच। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर कार्ड और वीज़ा जो पेमेंट गेटवे है वो बहुत पॉपुलर है। देखो, 2024 में क्या रिफॉर्म हुआ था? बैंक एनबीएफसी रिक्वायर्ड टू गिव चॉइसेस टू द कस्टमर टू सेलेक्ट अमंग द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स। देखो, कस्टमर को अब चॉइस दी गई है कि वो कौन सा भी क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ एनपीसीआई की कौन कौन सी इनिशिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के रिलेटेड। बीबीपीएस एंड यूपीएमएस, इसका क्या मतलब है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देखो, मंथली पेमेंट सिस्टम वगैरह ये यूपीएमएस डिटेल में, इसमें यूपीएमएस में ऑटो डेबिट मतलब अपने आप पैसे कट जाएंगे।
नॉट पुल बट पुश काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होती है यूपीएमएस में। और ये आपको बस इतना याद रखना है, ये किसकी इनिशिएटिव है, बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। देखो ये जो टेक्नोलॉजी है वो एटीएम नेटवर्क को चलाती है। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये किसके इनिशिएटिव है सारे? ये सारे एनपीसीआई के हैं। एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग टोल कलेक्शन, टेल कलेक्शन का होता है यहाँ पे। पीआई, आर्टिफिशियल चैटबॉट है बेसिकली, एनपीसीआई के प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी अगर आपको करनी है। डीजी साथी हेल्पलाइन, ये किसने लॉन्च करा, ये पूछ सकते हैं। आरबीआई ने लॉन्च करा था विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई। तो वो डिजिटल पेमेंट या कार्ड पेमेंट की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डीजी साथी हेल्पलाइन से पता कर सकते हैं। सो आरबीआई प्लस एनपीसीआई। डाक पे, और इसमें पेमेंट ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी एनपीसीआई के अंडर ही है, एनपीसीआई की ही इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। NACH-ABPS, ये दोनों टेक्नोलॉजीज किसने डेवलप करी थी? एनपीसीआई ने। इसके बारे में पढ़ेंगे। NACH सिस्टम क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर बल्कि मंथली पेमेंट्स। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हो, डायरेक्टली पैसे भेजने हो किसी भी रेसिपिएंट के वहाँ, तो वो बेसिकली हम अकाउंट को किससे जोड़ देंगे? आधार से जोड़ देंगे। मनी ट्रांसफ़र टू द बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार। तो ये सिस्टम मनी ट्रांसफ़र का है। आपको बस इतना याद रखना है कि NACH सिस्टम में भी हम पेमेंट करते हैं, लेकिन उसमें आधार इनेबल्ड सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा जो एक्ट था 2005 में आया था। इसमें क्या था? इसमें 100 डेज ऑफ वर्क टू विलेजेस इसमें गारंटी थी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती थी ये। इसमें भी हम इंक्लूड कर चुके हैं। इसमें दोनों टाइप की पेमेंट होती है, NACH एंड ABPS। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी हम करते हैं। तो इट्स बेसिकली अ मिक्स्ड पेमेंट या हाइब्रिड काइंड ऑफ पेमेंट अभी भी चलता है। इसमें बोथ सिस्टम के तहत हम पैसा भेज सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ई-रूपी बाय NPCI। देखो इसमें आपको ई-रूपी और ई-रूपी इसमें अभी आगे जाके आपको पता चलेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ERUPI। मैं ये किस स्पेलिंग पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इट्स नॉट मनी बट इट्स अ काइंड ऑफ वाउचर दैट इज़ क्रिएटेड बाय द NPCI। NPCI से क्रिएट करती है डिपार्टमेंट या बहुत सारी ये मिनिस्ट्रीज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ है, इसे सपोर्ट कर रही है। बेसिकली ये कैसे काम करता है? मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको ई-रूपी फैसिलिटी दी है, ई-रूपी का कोड दिया है, तो बेनिफिशियरी जो होगा, कोई भी पेरेंट्स होगा, मान लीजिए उसे दिया है स्कूल के शू खरीदने के लिए। तो अगर वो कहीं गुटखा या लिक्वर शॉप में जाए, तब बोले कि मुझे मुझे ये खरीदना है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें मैकेनिज़्म ही इस तरह से दिया होगा। तो अगर आप स्कूल शूज़ या कोई स्कूल रिलेटेड आइटम्स के लिए यूज़ करते हो उस कोड को, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली बैंक अलाउ कर देगा, रिडीम कर देगा उस ई-रूपी कोड को। सो यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ भी इशू कर रही है इसे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ वाउचर जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। कोड कैन बी यूज फॉर वंस या मल्टी यूज़। देखो यार, एक सिर्फ एक टाइम में आपको नहीं, आपको बार बार इसे यूज़ कर सकते हो। हु कैन बाय, हु कैन सेल। देखो बाय तो कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन। तो सेल कौन कर सकता है? बैंक्स भी और नॉन बैंक प्रीपेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अमेजोन पे, मोबीक्विक वगैरह, ये सब भी सेल कर सकते हैं ई-रूपी को। बेसिकली इट्स अ वाउचर काइंड ऑफ थिंग। इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम। इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम कब होती है? देखो जैसे यार सिम आपको कहीं पे भी आप डाल सकते हो, मतलब ये यूनिवर्सल है, कहीं पे भी आप किसी भी फ़ोन में लगा लो, मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी इसमें है। लेकिन अगर ये हर जगह आप काम में ना आओ,
तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरऑपरेबिलिटी एब्सेंट है इसमें। बेसिकली आप देख सकते हो कि पेटीएम कैशबैक को हम अमेज़न पे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये इसके लिए हम इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। कुछ ऐसा है प्रीलिम्स के लिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कहाँ पे डेवलप हुए थे, जापान में। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं हम। प्रोप्रिएटरी क्यूआर कोड, देखो देखो फ़ोन पे या पेटीएम के एक्सक्लूसिव कोई क्यूआर होगा तो उसको हम बोलेंगे ये वाला कोड, लेकिन आरबीआई ने इसे प्रोहिबिट करा है। देखो आरबीआई यहाँ पे प्रोहिबिट कर रही है। यूपीआई क्यूआर कोड जनरेटेड बाय यूपीआई ऐप ऑफ एनपीसीआई। देखो आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, यूपीआई किसकी ऐप है, एनपीसीआई की। इट कैन बी स्कैन्ड बाय ऑल द ऐप्स विच आर डेवलप्ड यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी। भारत क्यूआर कोड, ये भी एनपीसीआई ने करा है वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ। RMQR रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड, ये भी जापान में ही बना है। देखो हम स्पेस बचाने के लिए, कहीं पे नैरो स्पेस में डालने के लिए, अभी तक तो हम स्क्वायर शेप में ही क्यूआर कोड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब RMQR में आ रहा है तो आप रेक्टेंगुलर शेप में भी क्यूआर अवेल कर सकते हो, लेकिन इसकी स्पीड भी सिमिलर ही होगी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बेसिकली ये स्पेस को बचाने के लिए। आगे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। कार्ड तो सबके पास होते ही है। देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड इज़ काइंड ऑफ लोन कार्ड जिसमें हम बोरोइंग करते हैं, लेकिन बैंक उस बोरोइंग पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। डेबिट कार्ड क्या होते हैं, आप आपका जो अकाउंट है उसी से अकाउंट बैंक से अगर आप पैसा निकालना चाहते हो, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है, तो इट्स नॉट बोरोइंग, इट्स जस्ट यूजिंग योर ओन मनी, तो इट्स डन थ्रू द डेबिट कार्ड। हाइब्रिड कार्ड या डुओ कार्ड, जिसमें दोनों फैसिलिटीज़ हो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी होगी। प्रीपेड कार्ड, इट्स काइंड ऑफ सब टाइप ऑफ डेबिट कार्ड विदाउट हैविंग अकाउंट इन द गिवन बैंक। देखो अगर आपका किसी अकाउंट बैंक में अकाउंट ना हो फिर भी आप पैसा निकालो तो प्रीपेड कार्ड काइंड ऑफ थिंग। कार्ड टोकनाइजेशन, देखो ये आप कहीं पे ऑनलाइन जाके अमेज़ोन में जाके फॉर एग्जांपल आप पेमेंट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपका डाटा, आपका कार्ड डिटेल्स लीक हो सकती है। तो उसको, उसे बचने के लिए एक कार्ड टोकनाइजेशन होती है। बेसिकली इट्स क्रिएट्स अ सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड टोकन्स टू रिप्लेस या हाइड सेंसिटिव कार्ड डाटा। देखो जो को आपका 16 डिजिट अकाउंट नंबर है, उसकी एक्सपायरी डेट या जो कुछ भी डिटेल्स है उसको एक टोकन या कुछ अलग नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कोई भी हैकर हो वो उसे उन डिटेल्स को ना ले सके। बेसिकली इट्स अबाउट प्रिवेंटिंग योर कार्ड फ्रॉम द हैकिंग। ये सब यहाँ पे लिखा है, ये जो हम पढ़ चुके हैं। CVC लेस ट्रांजैक्शंस, देखो जितनी बार हम पेमेंट करेंगे हर बार हमें डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने बोला है कि हर बार आपको कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन कोड की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप डाल दोगे डिटेल्स तो आप दूसरी बार भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन वगैरह में ये फैसिलिटीज़ होती है कि कार्ड आप डिटेल्स सेव कर सकते हो। ऑटो डेबिट, ई मैंडेट, रिकरिंग, देखो ऑटो डेबिट तो समझ आ रहा है, लेकिन ई मैंडेट और रिकरिंग भी, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलर ही मीनिंग है इसका है। allowing a company to cut money from your bank account, it's kind of EMI kind of thing. It requires टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या होगा, यूज़र पासवर्ड और OTP SMS। टू फैक्टर आपको याद रखना है ऑटो डेबिट में। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊँ, यहाँ पे लिखा है एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डज नॉट रिक्वायर OTP। आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन डज रिक्वायर OTP, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन कार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। बेसिकली इट्स अ कार्ड जहाँ पे जैसे कि आपने कहीं पे जाना हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आप जा रहे हो तो टिकट्स के लिए भी वही कार्ड यूज़ होगा। आपको वही कार्ड डालोगे तो गेट अपने आप ओपन हो जाएगा। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल थिंग दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स इज़ वर्किंग अपॉन। आगे चलते हैं, फास्टैग फॉर पेमेंट, पेइंग टोल फीस एट हाईवेज। देखो फास्ट टैग्स क्या होते हैं,
फास्टैग्स आर प्रीपेड रिचार्जेबल टैक्स फॉर ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन। ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक प्रीपेड रिचार्जेबल टैक्स है जो हम पहले ही रिचार्ज कर लेंगे, ऑटोमेटिक उससे पैसा कटता रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे NHAI का। NHAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर है। इसकी टू ऐप्स है, माई फास्टैग एंड फास्टैग पार्टनर। NPCI हैज़ डेवलप्ड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी टू एड दिस। तो आपसे पूछ सकता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी किसकी है? NPCI की। तो ये बेसिकली फास्टैग सिस्टम को हेल्प दे रही है। हमने पहले पढ़ा था MDR को ढंग से पढ़ेंगे अब हम। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। MDR इज़ द फी दैट अ मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट होता है कार्ड एक्सेप्टर, शॉपकीपर मस्ट पे टू हिज एक्वायरर बैंक फॉर एवरी क्रेडिट या डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। देखो, शॉपकीपर को ना कोई चार्ज देना पड़ता है अपने बैंक को फॉर एवरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन के लिए। देखो, ये फीस किस में शेयर होती है? 3 पार्टीज में ये शेयर होती है। कस्टमर्स कार्ड इशूइंग बैंक, कस्टमर का जो कार्ड होगा। मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक, जो शॉपकीपर का जो बैंक होगा। पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, जैसे कि रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब भी ये फीस शेयर करेंगे, तीनों आपस में शेयर करेंगे। देखो, होता पता क्या है? देखो, MDR लगेगा किस पे? शॉपकीपर पे। तो उससे होगा क्या? वो चाहेगा ही नहीं कि कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो। तो वो तो बोलेगा कि कैश में मुझे दो, क्योंकि उसे तो फ़ी पे करनी पड़ेगी, MDR जो फीस होगी। तो ये ऑब्स्टेकल क्या है? डिजिटल इकोनॉमी के लिए ऑब्स्टेकल है। तो हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने MDR सब्सिडी देने का जो प्रोविज़न था वो था यहाँ पे। तो UPI में भी अब MDR की जो परसेंटेज जो फ़ी होगी वो 0% होगी। डेबिट कार्ड पे 0 होगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे 0% नहीं होगी। कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है? लोन कार्ड काइंड ऑफ थिंग है। तो यहाँ पर सब्सिडी 0 नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। क्रेडिट कार्ड में जो MDR फ़ी है वो 0 नहीं है, बस। तो यहाँ पे MDR के बारे में पूछा गया था, MCQ आया था। बेसिकली हम C स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे यहाँ पे। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स कार्ड्स। तो हमने अभी ये डेफिनेशन पढ़ी, आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिकली मर्चेंट को ये चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। मर्चेंट यानी कि यहाँ पे शॉपकीपर की बात कर रहे हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट जो होगी उसके वो चार्ज देना होगा। इंटरचेंज फी बाय NPCI। बेसिकली इसमें आप पैसे ट्रांसफ़र अगर कर रहे हो, डायरेक्ट बैंक पेमेंट अगर कर रहे हो तो आपको 0 फ़ी लगेगी। अगर कोई रिस्पेक्टिव 2000 से ज़्यादा कोई पेमेंट कर रहे हो और मोबाइल वॉलेट से करे तो कुछ NPCI आपको फ़ी चार्ज करनी पड़ेगी। नॉट दैट मच काइंड ऑफ, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मनाल सर ने भी यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कई जगह पर वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई है इस हैंडआउट में जो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ATM एंड इट्स टाइप्स। देखो, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है। इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। NPCI की NFS टेक्नोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है सारे ATM, नेशनल फाइनेंशियल स्विच टेक्नोलॉजी। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होंगे यहाँ पे ATM के? बैंक लेवल, बैंक इटसेल्फ ओन्स, बैंक यहाँ पे ओनर होगा। ब्राउन लेवल, बैंक ओन्स बट ऑपरेशंस आउटसोर्स्ड। देखो, बैंक इस ATM को ओन करता है लेकिन ऑपरेशन वो किसी और कंपनी से आउटसोर्स कर रहा है। वाइट लेबल क्या होते हैं? NBFC वगैरह ऑपरेट करते हैं। नॉन बैंकिंग वगैरह जो ऑनर्स होंगे इसमें, नॉन बैंकिंग। माइक्रो ATM, बैंक मित्रा मैनुअली मेक्स एंट्रीज। माइक्रो ATM में बैंक मित्रा खुद से मैनुअली का काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। NPCI की AEPS टेक्नोलॉजी विल गिव सपोर्ट टू दिस। बेसिकली इसमें बैंक मित्रा आपका ATM से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है, फिंगरप्रिंट्स है, आधार कार्ड है, फिंगरप्रिंट है, वो सब करेगा बैंक मित्रा। तो इट्स काइंड ऑफ माइक्रो ATM थिंग। मेजर्स टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। 2019 में RBI ने सेटअप करी थी नंदन नीलेकानी कमेटी।
आपसे पूछ सकता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है और किसने सेटअप करी थी, आरबीआई ने सेटअप करी थी। बेसिकली इट वाज अबाउट टू प्रमोट द कैशलेस इकोनॉमी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ फंड है, वो भी आरबीआई ने सेट करा था। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स प्रमोट करने के लिए स्मॉल टाउन्स में ये फंड आरबीआई ने एस्टेब्लिश करा था विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड कार्ड गेटवे ऑपरेटर्स। आगे चलते हैं पीएम स्वान निधि। बेसिकली दिस स्कीम्स गवर्नमेंट हेल्प्स द स्ट्रीट वेंडर्स टू गेट द बिजनेस लोन। पीएम विश्वकर्मा गवर्नमेंट हेल्प्स आर्टिजन्स जैसे कि कारपेंटर, पॉटर इन स्किल ट्रेनिंग बैंक लोन्स। विश्वकर्मा आपको समझ आना चाहिए कि स्किल ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये लोन प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे। और आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी कि यहाँ पर पीएम स्वान निधि और पीएम विश्वकर्मा से जो लोन लेंगे उनको हम पीआईडीएफ सब्सिडी भी देंगे इनकेस वो पीओएस डिवाइसेस यूज़ करते हैं। यूपीआई फैसिलिटीज़ टू द फॉरेन टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया। यूपीआई फैसिलिटीज़ अब दी जाती है फॉरेनर कोई यहाँ पे आए, बेसिकली थ्रू देयर एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फॉरनर्स होते हैं दे कैन ओपन देयर बैंक अकाउंट्स इन इंडियन बैंक्स। तो इसी अकाउंट्स को हम एनआरई या एनआरओ फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बोलेंगे। तो पेमेंट यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। रुपए कार्ड्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो चुकी है उसकी। यूपीआई इन श्रीलंका, मॉरिशियस। देखो इसको रिलेटेड ना आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर यूपीआई एक्सेप्ट हो चुकी है। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू अभी आ चुका है कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो बेसिकली हमें कंट्रीज़ भी हमें पता होना चाहिए। देखो एक एक कंट्री तो याद रहेगी ही नहीं, तो बेसिकली सा आइडिया थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका, मॉरिशियस, भूटान, ओमान, यूएई, साउथ एशियन नेशंस, नेपाल, फ्रांस एक्सेट्रा, यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने यूपीआई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं को अडेप्ट कर लिया है। सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया एंड यूएई साइंड लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। आपसे पूछ सकते हैं कि इस लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम किन कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया और यूएई के बीच में। इसमें क्या होगा कि इसमें आप रिस्पेक्टिव देयर ओन जो करेंसी है उसमें आप एक दूसरे के देशों के साथ पेमेंट कर सकते हो उसमें। देखो इंडिया की तरफ जो हेल्प करेगा वो यूपीआई करेगा, यूएई की तरफ यूपीआई यूएई की साइड से इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ये फैसिलिटी देगा। देखो यहाँ पे अडानी साहब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो रुपी में पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। तो कोई यहाँ पे कोई यूएई का जो बिजनेसमैन होगा वो अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकता है कुछ भी वो इंपोर्ट करेगा। यहाँ से हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपनी करेंसी में ही पेमेंट कर सकता है। सो बेसिकली इट वॉज लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है, कैसे रन करता है। प्रोजेक्ट नेक्सस इंडियन यूपीआई कनेक्टेड विद सम एशियन नेशंस। देखो यूपीआई को हमने साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ साउथ ईस्ट एशियन कनेक्ट कर दिया है। कोऑर्डिनेटर कौन होगा इसका, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बीआईएस, बेसल स्विट्ज़रलैंड में जो बेस्ड है, विल हेल्प इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। प्रोजेक्ट नेक्सस बेसिकली हमने यूपीआई को कनेक्ट कर दिया है सम अदर एशियन कंट्रीज़ के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस। फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम्स स्विफ्ट। देखो दो टाइप से अगर हम इंटरनेशनल पेमेंट करना हो दो टाइप के यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं। एक स्विफ्ट सिस्टम होता है, एक एसएफएमएस सिस्टम होता है। सिस्टम स्विफ्ट जो सिस्टम होता है वो ग्लोबली ट्रांजैक्शन के लिए होता है। वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बेल्जियम में। टू सर्व द मैसेजिंग फंक्शन। देखो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है कि ये क्या कैसे काम करता है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल अगर कोई पेमेंट करनी हो या किसी एक देश से दूसरे देश को हमने ट्रांजैक्शन करनी हो तो ये बेसिकली मैसेजिंग फंक्शन की तरह काम करता है। लेकिन विद इन इंडिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ये एस्टेब्लिश करा था एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अगर विद इन इंडिया आपने पेमेंट्स करनी हो तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है, एसएफएमएस सिस्टम। अभी ईरान रशिया को बैन कर लिया था इसलिए न्यूज़ में था ये सिस्टम। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007।
इसके अंडर आरबीआई गिव्स लाइसेंस टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। बेसिकली पीएसओ जितने भी है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, उसको आरबीआई लाइसेंस देता है। यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं कौन कौन से, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस आपको इतना सा पता चाहिए। यहाँ पे सीसीआई जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करता है, प्रोवाइड करता है। नेशनल न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम। NPCI इज अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम। बेसिकली कंज्यूमर रिलेटेड जितनी भी पेमेंट है उसकी अम्ब्रेला जो मेन एंटिटी वो NPCI। देखो आरबीआई ने एक यहाँ पर प्रपोजल दिया था कि NPCI के अलावा भी कोई आना चाहता है, अपना पेमेंट सेगमेंट अगर अवेल करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, जिससे कि मोर इनोवेशन आएगी। अभी सिर्फ NPCI के पास ही ये अथॉरिटी है। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे MCQ देखते हैं। NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन आवर कंट्री। NPCI हैज़ लॉन्च द रुपे ऑफ कार्ड पेमेंट सिस्टम स्कीम, सॉरी। तो हाँ, हमने पढ़ चुके हैं, दोनों चीज़ें सही है यहाँ पे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। BHIM UPI अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द UPI enabled बैंक अकाउंट। ये सही है, BHIM UPI से हम पैसा ही ट्रांसफ़र करते हैं। With the chip-in debit card has while the chip-in debit card has four factors of authentication, भीम UPI has only two। तो हमने पढ़ा था कि भीम UPI के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेबिट कार्ड के कितने थे ये भी हमने पढ़ा था, उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही था। तो गलत क्या है यहाँ पे, 4 की जगह क्या आना था, 2। लेकिन भीम ऐप के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये सही है। आपसे पूछ सकता है इन फर्दर कभी किसी एग्जाम में कि कितने फैक्टर ऑथेंटिकेशन है भीम ऐप के, सबकी 2 याद रखना है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, देखो अमेज़न पे, गूगल पे, अगर इनको भी UPI फास्टैग या अदर सर्विसेज यूज़ करनी है NPCI की, तो NPCI से ही ये कौन सा लाइसेंस लेंगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। बेसिकली गूगल पे वगैरह अगर UPI फास्टैग या अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो NPCI से परमिशन लेगा, TPAP लाइसेंस लेगा NPCI से। डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, कौन कौन सी बॉडीज़ है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के लिए, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ तो होगी। आरबीआई ने डेजिग्नेट करा था ओम्बड्समैन। देखो जितने भी 20 लाख के पेमेंट हो के जितने भी केसेस होंगे, आरबीआई का ओम्बड्समैन कोई पर्सन होगा, वो सारे इन पेमेंट्स को कंप्लेन की को हेयर करेगा। हायर अपील कहाँ हो सकती है यहाँ पे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर 20 लाख से ज़्यादा मैटर है तो कोर्ट को जाना पड़ेगा। देखो 20 लाख तक का कोई मैटर होगा तो ओम्बड्समैन के अंडर आएगा वो मामला। BPSS स्टैट्यूटरी बॉडी, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये आरबीआई का है, किस एक्ट के अंडर करता है, 2000 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ एक्ट के अंडर था। बस इतना सा पता चाहिए आपको कि ये किसके एक्ट के अंडर है और किस बॉडी के अंडर है। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है आरबीआई की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई की पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ये इसकी रिपोर्ट है। इसका इंडेक्स भी लॉन्च करता है आरबीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई का है। आरबीआई का एक अलग इंडेक्स भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। और साथ में यहाँ पर आरबीआई ने एक कंपटीशन भी करा था, हार्बिंजर हैकाथॉन कंपटीशन। इसकी क्या थीम थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2024 के लिए ये थीम थी। आपको बस इतना पता चाहिए कि इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट के लिए हार्बिंजर हैकाथॉन को किसने करवाया था, आरबीआई ने। बस आगे चलते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी जो है, इट्स नॉट अ फियाट मनी, इट्स नाइदर अ लीगल टेंडर, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी ना किसी किंग क्वीन ने इशू करा है, ना ही ये लीगल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसी होती है, इसमें डिसेंट्रलाइज डाटाबेस होता है, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम इसमें, एक टेक्नोलॉजी हमें याद चाहिए, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन्स।
देखो इसमें ओल्ड एंट्रीज को हम डिलीट नहीं कर सकते। न्यू एंट्रीज विल बी विजिबल टू ऑल, यूज फॉर रनिंग द क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। ब्लॉकचेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज सिस्टम, हमें यह बात याद रखना है, हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है। देखो इसमें ना कोई भी इंसान जो होगा वो एज अ ओनर की तरह काम कर सकता है, इसमें कोई सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं होगा। हॉट वॉलेट वर्सेस कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट्स कौन से होते हैं? जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट में ऑनलाइन ऐप के तहत, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं ऑनलाइन ऐप, इसमें कनेक्टेड टू इंटरनेट। कोल्ड वॉलेट कौन से होते हैं? नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, यूएसबी या पेन ड्राइव। तो यहाँ पे क्या बताया था कि यू कैन स्टोर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी इन क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट्स। तो हम बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी अननेसेसरी ये चीज़ें दी गई है। हमें एक एक वजीर एक्स में क्या हो रहा है, एफ एक्स में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब उससे। आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी बैंड इन सम अदर नेशन, नेपाल, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान एट्सेट्रा। बिटकॉइन इज इलीगल। चाइनीज प्रोहिबिटेड द बैंक्स फ्रॉम बाइंग बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज। लीगल टेंडर कहाँ पे? पीवाईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। वेनेजुएला में लीगल है, मार्शल आइलैंड्स में ये लीगल है। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नेशन है, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू लॉ बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। आगे चलते हैं, हम कुछ यूनाइटेड नेशन और ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। यूनिसेफ जो है हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे हम। इसने वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड बनाया था, बॉन्ड आई। ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉन्ड बनाया था। बॉन्ड आई किसने कर बनाया? वर्ल्ड बैंक ने। बिल ऑफ राइट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करा था, ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स। बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट डाटा प्रोटेक्शन एटसेट्रा। क्या कोई इसके लिए रेगुलेशंस भी है क्रिप्टो करेंसी के लिए? यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ रेगुलेशंस सिस्टम्स। ग्लोबल रेगुलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। MICA, मिका रेगुलेशंस बाय यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोप यूनियन के रिलेटेड यूपीएससी में बहुत सारे PYQ पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस किसका इनिशिएटिव है, तो यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव होगा। बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट टू सेविंग या प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स, या जो भी होता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो आप, इससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो। डज नॉट रेगुलेट द CBDC, डज नॉट रेगुलेटेड द NFTs। देखो सिर्फ हम इसमें बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, इसमें CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है या NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है ये इसको रेगुलेट नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। CRF फ्रेमवर्क बाय OECD। देखो ये फ्रेमवर्क OECD ने रिलेटेड था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 का है। हमें बस इतना याद रखना है कि ये OECD का फ्रेमवर्क था, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सेफ्टी मैकेनिज्म। स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो वहाँ पे भी कई जगह पे स्टेबल कॉइन्स मेंशन मिलता है। इट्स टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी वेयर प्राइस इज बैक्ड बाय द रिजर्व एसेट। तो हम क्रिप्टो करेंसी को बैक करेंगे किसी एसेट के साथ, जैसे कि गोल्ड, डॉलर या कोई और। फेसबुक ने एक लिब्रा स्टेबल कॉइन को प्रपोज करा था जो बैक किया गया था रिजर्व एसेट से। वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, देखो ChatGPT के जो CEO है सैम अल्टमैन, वो एक वेरिफिकेशन सिस्टम काइंड अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो उसमें क्या होगा, हम यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। उसमें हम आँख का जो पार्ट है आइरिस, उसको स्कैन करेंगे और उस आइरिस को हम यूनिक आईडी देंगे। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ आधार सिस्टम। ChatGPT का आधार सिस्टम काइंड ऑफ थिंग है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए। वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, तो हम MCQ देखेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू बिटकॉइन। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी। यस इट इज़, हमने पढ़ा था कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। इट इज़ जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम। यस इट इज़। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ
लीगल टेंडर इन जनवरी 2016। देखो लीगल टेंडर नहीं है ये बात हमें याद रखनी है, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। तो सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ, फाइंड द करेक्ट statement about the blockchain technology. It is a public ledger that everyone can inspect but no one single user controls। हमने बोला था कि ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई भी यूज़र इसको कंट्रोल नहीं करता कि सबके सब यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। Structure and design of a blockchain is such that all the data is all about cryptocurrency only। तो क्या क्रिप्टो करेंसी ही के ऊपर ही क्यों होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ तो अनलिमिटेड है। टेक्नोलॉजी का कभी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए सब लिमिटेड नहीं रहती है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीवन्स परमिशन। देखो विदाउट एनी परमिशन के हम ऐप्स बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है। यस इट इज़, ये भी सही है 1 और 3। आगे चलते हैं CBDC। CBDC बेसिकली इट्स अ डिजिटल करेंसी। देखो RBI ने भी सोचा था कि डिजिटल जो ज़माना आ चुका है, हमें भी करेंसी नोट्स की जगह डिजिटल फॉर्म में करेंसी को लॉन्च करना चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि करेंसी नोट्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। प्रिंटिंग कॉस्ट है, इस फंजिबल। यहाँ पे नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, इनकी पेपर करेंसी नायरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आगे चलते हैं। देखो नॉर्मल करेंसी जो कि रुपीज़ होगी, CBDC करेंसी को रुपीज़ बोल सकते हैं। CBDC रिटेल पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए, CBDC होलसेल इंटरबैंक बोरोइंग या सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इंडियन CBDC डिजिटल टोकन ऑफ लेजर लीगल टेंडर इस बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? इंडियन CBDC की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स अ लीगल टेंडर। ओके, इट इज़ अ लीगल टेंडर। It is created under RBI Act 1934। RBI has issued this e-rupee on the behalf of government India। It is distributed to financial intermediaries, that is बैंक इसको इशू करेगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जस्ट लाइक कैश विल नॉट गेट एनी सेविंग इंटरेस्ट। देखो नोट पे हम शुरू में हमने पढ़ा था कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस पर भी कोई अगर बैंक में आप जमा कराओ तो कोई इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं देगा। सेटलमेंट फाइनलिटी, there is no risk of reversal or cancellation after the financial transaction is complete। देखो आपने कोई पेमेंट अगर करी ऑनलाइन, लेकिन इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने इसने एक बार पेमेंट कर ली तो आपकी पेमेंट फाइनल हो जाएगी। इसमें सेटलमेंट फाइनलिटी होती है अगर CBDC से अगर आपने पेमेंट कर लिया। देखो क्रेडिट या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करें, अगर आपने गलती से पेमेंट कर ली तो आप बैंक को कॉल कर सकते हो कि हमने गलत पेमेंट कर दी। मे बी वो उस पेमेंट को कैंसिल कर ले, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट फाइनलिटी होती है CBDC में। इंडियन CBDC नो इंटरेस्ट अर्निंग, ये हमने पढ़ चुके पहले। CBDC पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामेबिलिटी में बिजनेस ट्रैवल, जैसे कि आपने वी कैन यूज़ इट फॉर स्पेसिफिक पर्सन जैसे पर्पस, जैसे कि हमने रेलवे टिकट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली CBDC में हमने यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया, कंडीशन दे दी है कि हम यहाँ पे इसको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेलवे टिकट्स के लिए, फॉर एग्जांपल रेलवे टिकट्स के लिए हमने यहाँ पे इसको इशू करा था, देन वी कैन नॉट यूज़ फॉर अदर पर्पस। एक्सपायरी या वैलिडिटी, हम उसमें टाइम लिमिट भी दे सकते हैं कि अगर 1 साल के अंदर आपने ये CBDC को यूज़ नहीं करा तो ये एक्सपायर हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हो, उसमें प्रोग्राम डाल सकते हो कि ये 6 स्पेसिफिक एरिया में ही यूज़ होगा ये CBDC, इसके बाहर जाके यूज़ नहीं होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यस वी कैन इंसर्ट प्रोग्रामेबिलिटी इन द CBDC। देखो ई-रूपी और ई-रूपी क्या डिफरेंस, यहाँ पर ई-रूपी में डबल ई है, यहाँ पे आई है। देखो इसका फाउंडर कौन है? RBI। और
रुपी का दूसरे का कौन है, NPCI। डब्ल्यू वाला जो सिस्टम है बेसिकली इट्स अ CBDC, इट्स अ फियाट मनी एंड अ लीगल टेंडर। जहाँ पर रुपी RI की बात कर रहे हैं, PI की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। बेसिकली इट्स NPCI's गिफ्ट कार्ड। जो हमने बात करा था वहाँ पे, इट्स अ वाउचर काइंड ऑफ थिंग। याद करो हमने जो पहले पढ़ चुके हैं, इट्स अ वाउचर जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें याद रखना है डबल जिसमें होगा वो CBDC होगा। देखो फ़ायदे क्या है इसके, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि प्रिंटिंग कॉस्ट होगी हमारी, बच जाएगी, काउंटर फिटिंग, इसको कोई जाली नोट नहीं बना पाएगा, ट्रेसिबिलिटी आसान होगी, करप्शन पे भी हम इसमें हेल्प ले सकते हैं कि कहाँ से कहाँ इसको ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पेमेंट हो रही है। पेमेंट टू डेवलप प्रोग्रामेबल करेंसी, यस इट इज़, हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र फॉर मोर ईजियर, यस इट इज़। चैलेंजेस क्या क्या है, ई वेस्ट, पॉल्यूशन, UPI QR कोड्स में भी ये परमिटेड हो चुका है। सो इंटरऑपरेबिलिटी है यहाँ पे। बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर परमिट कर दी है RBI ने। यही सब कुछ है, इतना ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक MCQ आता था 2023 में CBDC से रिलेटेड, इट इज़ पॉसिबल टू मेक द पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बेसिकली यस, वी कैन मेक पेमेंट डिजिटली। और सेकंड पढ़ते हैं यहाँ पे, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू अ सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। देखो इसमें बात करें हम प्रोग्रामेबिलिटी की, यस हमने अभी पढ़ा कि हम CBDC में ये फीचर भी ले सकते हैं। फाइंड करेक्ट अबाउट डिजिटल रुपी, देखो यहाँ पे डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। CBDC, इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी, यस इट इज़, RBI इशू करता है इसे। इट अपीयर्स एज लाइबिलिटी ऑन RBI's फाइनेंशियल शीट। देखो देखो कोई रुपीज़ का नोट होगा तो एक उसमें लिखा होता है कि इट्स अ लाइबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ RBI। तो यस इट विल अपीयर एज अ लाइबिलिटी। RBI की जो बैलेंस शीट होगी उसमें लाइबिलिटी की तरह शो होगी ये। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, देखो यार इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कोई नोट भी नहीं होता तो ये भी क्यों होगा। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, देखो आप जा सकते हो वहाँ पे कैश ले सकते हो उसके बदले, तो यस इट्स अ कन्वर्टिबल। तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग एंड 1 2 4 विल बी करेक्ट। फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी मीन्स सब डिवाइडिंग इंटू स्मॉलर यूनिट्स। देखो 500 का नोट है, वी कैन डिवाइड इट। देखो 500 का नोट 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड बार को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे छोटे सब यूनिट्स में। बिटकॉइंस को भी कर सकते हैं स्मॉल यूनिट्स में। और डायमंड को कर सकते हो आप नहीं। डायमंड का पता क्या फीचर होता है कि डायमंड को अगर आप तोड़ दोगे तो उसकी सिमिलर वैल्यू नहीं रहेगी। बॉन्ड को भी आप सिमिलर चंक्स में नहीं तोड़ सकते हो, सब डिवाइड नहीं कर सकते यूनिट्स में, नॉट इवन NFTs। NFTs के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि इफ़ वी प्रोग्राम CBDC फॉर स्पेसिफिक यूज़ इट विल नो लॉन्गर बी फंजिबल। देखो हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम उसे यूज़ करेंगे तो वो कैसे एक फंजिबल हो सकता है। देखो यहाँ पे RBI गवर्नर ने बोला था कि प्रोग्रामेबिलिटी डज नॉट वायलेट द फंजिबिलिटी ऑफ रुपी, इट इज़ ओनली अ स्पेसिफिक यूज़ बाइंडिंग। RBI का मतलब ये था कि यहाँ पे कि CBDC जो है वो फंजिबल ही रहेगा, फंजिबिलिटी की तरह ही काम करेगा। मान लीजिए आपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए काम करा था, अगर वो स्पेसिफिक काम ना करे तो वो CBDC विल गो बैक टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड फंजिबिलिटी विल बी रिस्टोर्ड। बेसिकली हमने यहाँ पे इतनी खिचड़ी नहीं समझना है, हमें बस इतना समझना है कि CBDC इज़ फंजिबल लाइक अ नॉर्मल रुपीज़, नॉन फंजिबल टोकन्स। NFTs क्या है, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम इसे यूज़ करते हैं। NFTs 7-8 साल पहले बहुत टर्म यूज़ थी सोशल मीडिया पे। बेसिकली हम डिजिटल फाइल को कोई इमेज होगी, कोई वीडियो होगी, कोई MP3 फॉर्मेट को हम यूज़ करते थे, स्टोर करते थे। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फिजिकल एसेट्स लाइक ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। हम इसमें फिजिकल एसेट्स को भी जैसे कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को भी स्टोर कर सकते थे। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड मीन्स फंजिबिलिटी नहीं है, नॉन फंजिबल, तभी इसका नाम नॉन फंजिबल टोकन्स है।
वैल्यूज आर डिफरेंट बेस्ड ऑन बायर्स प्रेफरेंस। देखो बायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिल्म स्टार अपना एनएफटी क्रिएट करते थे अपने पोस्टर का, अपने ऑटोग्राफ का, तो बायर्स के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितना रेट उसका देगा। इसके चार्म्स क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या थी कि मल्टीमीडिया क्रिएटर्स इजियर टू ट्रेड डिजिटल एसेट्स, इजियर टू वेरीफाई ओनरशिप रिकॉर्ड्स। देखो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ओनरशिप का रिकॉर्ड वेरीफाई हम कर सकते थे, या टिकट्स बुक करना हो या कुछ करना हो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या क्या थे कि इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा चले गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका यूज़ हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी हो रही थी कि कैसे ये मैकेनिज़्म चलेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू हमारे में प्रीलिम्स में देखने को मिला था, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विदाउट अबाउट द एनएफटीज। नंबर 1, दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। यस इट इज़, डिजिटली रिप्रेजेंट करते थे हम एसेट को। नंबर 2, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। यस, ब्लॉकचेन पे हम एग्जिस्ट करते हैं ये सब एनएफटीज। There can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transactions। देखो यहाँ पे पढ़ो आप, ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पढ़ा था वैल्यूज आर डिफरेंट बेस्ड ऑन बायर्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ वायलेट कर रही है यहाँ पे कि यहाँ पे एमसीक्यू में बताया जा रहा है कि दे कैन बी एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि इसकी वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो सकती है। सो इट बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन? नहीं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ तो फ्लक्चुएट कर रही है यहाँ पे। कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ तब करते अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती। ये तो बायर्स के प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होगा। सो वी आर डन अराउंड, हमने यहाँ पर 56 पेजेस कर लिए है। और सो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे 60 पेजेस से स्टार्ट करेंगे, डिमांड मनी सप्लाई के आगे ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन हमें दें ताकि हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। देखो अराउंड 1200 पेजेस है इस हैंडआउट में। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम बहुत डिटेल में जाकर एक एक लाइन पढ़ें। प्रीलिम्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब चला गया। आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ द रियल वे। इन केस यू रियली वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स, आपको इसी वे में ही पढ़ना पड़ेगा। आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं यार। 1200 पेजेस इज़ नॉट अ जोक कि आप एकदम से कर पाओ। आपको यही स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो वी विल ट्राई टू हेल्प। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ अपना रिव्यू देकर जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।